जय हिंद। अब हम लोग होम साइंस के क्लास 12 के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे जो हाल ही में सेंटअप एग्जाम में हुआ था, और यह जो क्वेश्चन है आगामी जो परीक्षा होने वाला है उसके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तो और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी इसमें जो क्वेश्चन है वो बहुत ही लाभदायी होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। पहला प्रश्न है कि निम्न में कौन सी ग्रंथि पुरुष प्रजनन अंग से संबंधित है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है यही इसका सही आंसर है। प्रोटेस्ट ग्रंथि जो है वह पुरुष प्रजनन अंग से संबंधित है, प्रोटेस्ट ग्रंथि। दूसरा प्रश्न है महिला प्रजनन तंत्र, उसके बाद 4 ऑप्शन दिया है कि सेक्स हार्मोन उत्पन्न करता है, बच्चे को जन्म देता है और अंडा उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर जो महिला प्रजनन तंत्र है ये इन तीनों कार्यों को करता है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इनमें से सभी, क्योंकि ये सेक्स हार्मोन को भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है ये महिला प्रजनन तंत्र के द्वारा उत्पन्न होता है। बच्चे को महिलाएं जन्म देती ही है और अंडा मतलब एग रिलीज होता है। तो ये तीनों क्वेश्चन सही है। कौन सा हार्मोन केवल महिलाओं में स्रावित होता है। तो यहाँ पर केवल महिलाओं का बात किया गया है कि जो कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि महिलाओं में स्रावित होता है। तो इसमें जो है प्रोलैक्टिन जो है यह केवल महिलाओं में स्रावित होता है। प्रोलैक्टिन का काम क्या है। तो प्रोलैक्टिन जो है दूध उत्पादन को उत्तेजित करता है। हालांकि कुछ प्रोलैक्टिन जो होता है थोड़ी मात्रा में पुरुषों में भी पाया जाता है, लेकिन वहाँ पर इसका काम दूध उत्पादन नहीं है बल्कि कुछ अन्य काम है। तो वहाँ पर इसकी गौण भूमिका है, इसलिए यहाँ पर केवल महिलाओं में जो स्रावित होता है वो है प्रोलैक्टिन। अब ये जो इधर देखते हैं तो ये जैसे थायरॉक्सिन को ही ले लीजिए, तो ये थायरॉक्सिन जो है ये दोनों में पाया जाता है, यानी महिला और पुरुष दोनों में पाया जाता है थायराइड ग्रंथि के द्वारा। इंसुलिन जो है दोनों में पाया जाता है, और इंसुलिन जो है यह अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन यह जो है प्रमुख पुरुष यौन हार्मोन है, यह पुरुष यौन हार्मोन है। रजोधर्म जो है स्त्रियों में सामान्यतः कब समाप्त हो जाता है। तो प्रायः इसको एक उम्र सीमा निर्धारित की गई है कि 45 से 50 वर्ष होते होते महिलाओं में रजोधर्म मासिक चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो समाप्त हो जाता है, जो लगभग 12 वर्ष के आसपास 12 के आसपास शुरू होता है और 45-50 के आसपास में जाकर के ये समाप्त हो जाता है। कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। तो ये जो थाइमस ग्रंथि आप देख रहे हैं ये ग्रंथि वृद्धावस्था में जाकर के लुप्त हो जाती है, थाइमस ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पीयूष ग्रंथि किसको कहते हैं। पीयूष ग्रंथि एक हमारे शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि है और सबसे छोटा ग्रंथि है, लेकिन इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सभी जो शरीर की ग्रंथियां हैं उनको ये कंट्रोल करता है। तो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाली जो हार्मोन है वो हाइपोथैलेमस ग्रंथि उसको नियंत्रित करती है। मतलब कि मास्टर को भी एक मास्टर हैं जो कि नियंत्रित करते हैं। तो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि नियंत्रित करती है। कौन सी ग्रंथि स्रावित हार्मोन रुधिर में कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करती है। रुधिर का मतलब यहाँ पर ब्लड यानी खून। तो ये जो हार्मोन है वो कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करता है, उसका नाम है पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि। निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। तो इंसुलिन का जो स्राव होता है वह अग्नाशय के द्वारा होता है। इंसुलिन स्रावित होता है
अग्नाशय के द्वारा। मासिक चक्र के किस दिन अंडा का उत्सर्जन होता है? तो ये जो एक डेट है वो है 12 से 14वां दिन। 12 से 14वें दिन मासिक चक्र के दौरान एग रिलीज होता है, अंडा का उत्सर्जन होता है। अंडाशय से अंडे के बाहर निकलने की क्रिया कहलाती है। यह क्रिया जो है अंडाशय से अंडे के बाहर निकलने की क्रिया अंडोत्सर्ग कहलाती है। अंडोत्सर्ग, अंडा उत्सर्जन, अंडोत्सर्ग। हाथ धुलाई के कितने चरण होते हैं? तो ऐसे तो हम सिंपली कैसे भी हाथ धो लेते हैं, जल्दी में हाथ धो लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर WHO का देखा जाए तो WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यह कहता है कि हाथ धोने के 6 चरण सबसे बेस्ट होते हैं। 6 चरण में क्या है कि जैसे हमने अपने दोनों हाथों की अंगुलियों को फंसाकर साफ करते हैं, फिर अंगुली को पीछे करके, फिर उस अंगुली को दूसरे हाथ की अंगुली में, फिर नाखून को पूरे बढ़िया से हम लोग हाथ को धोते हैं। तो इसका 6 स्टेप होता है, 6 चरण इसका होता है हाथ धोने का, जो अच्छा से चरण है। निम्नलिखित में कौन जल को प्रदूषित नहीं करता है? कीटनाशक, औद्योगिक अपशिष्ट, गाद और खनिज तेल, ये सब जो है जल को प्रदूषित करने के लिए बहुत ही बड़े जिम्मेवार माने जाते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा इनमें से सभी। गांव की सफाई से क्या लाभ है? जैसा कि जानते हैं स्वच्छ वातावरण होगा, कम प्रदूषण रहेगा, बीमारियों से भी मुक्ति मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि गांव की सफाई से हमें इनमें से सभी जो है फायदा होगा कि स्वच्छ वातावरण, कम प्रदूषण, बीमारी से मुक्ति। श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होती है? तो श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी जो होती है वह वायु प्रदूषण के कारण होती है। चलिए हम इसको समझते हैं। श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? तो सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को हम श्वसन तंत्र कहते हैं। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को हम श्वसन तंत्र कहते हैं। जैसे मनुष्य जो है वह नाक के द्वारा, ये मनुष्य का जो है नाक के द्वारा वो श्वसन क्रिया करता है। जैसे कि हम एक मान लेते हैं कि ये नाक है और ये जो है एक पौधा है, और मनुष्य जो है O2 को ग्रहण करता है, O2 ग्रहण करता है, और वहीं जो है CO2 छोड़ता है। CO2 कहाँ से प्राप्त करता है? तो पौधों के द्वारा छोड़ा गया जो होता है वो CO2 होता है। तो श्वसन तंत्र में हम वायु अगर प्रदूषण होगा, क्योंकि वायु में बहुत सारी गैसें होती है जिसमें हमको ऑक्सीजन लेना है, 21% ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन जो हम सांस वायु ले रहे हैं वहीं अगर प्रदूषित हो जाएगा तो श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियां, जैसे कि हमारा फेफड़ा जो है, अंदर जो सिस्टम है वो सब खराब हो जाएगा। जल की संरचना होती है, तो जल का सूत्र क्या होता है? जल का सूत्र होता है H2O। तो जल में क्या होता है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु होता है, यानी कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होता है। तो जल की संरचना में होता है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। स्वच्छता के किस कार्य में जल की अधिकतम आवश्यकता होती है? तो अगर इसमें हम लोग कंपेयर करें, जैसे नहाना है, तो नहाने के लिए हम 1 बाल्टी 2 बाल्टी से भी नहा सकते हैं। दांत की सफाई करेंगे तो 1 जग से भी हो सकता है, या 1 गिलास से भी हम चाहेंगे तो कर सकते हैं। हाथों की सफाई भी हमें ज़्यादा पानी नहीं लगता है। लेकिन अगर कपड़ा धोना है तो हम कपड़े को पहले साफ पानी में उसको भिगोते हैं, फिर उसको खंगालते हैं, तो कपड़ा धोने में बहुत सारा पानी लग जाता है। इसलिए ये सारे काम जो है, नहाना, कपड़ा धोना, दांत की सफाई करना, हाथों की सफाई करना, ये सारे काम जो हैं स्वच्छता के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इसमें जल की जो अधिकतम होती है वो कपड़े धोने में हमको ज़्यादा लगता है। प्लास्टिक द्वारा किस प्रकार का प्रदूषण होता है? प्लास्टिक जो आज मनुष्य की एक बहुत ही आवश्यकताओं में से
स्थान रखता है। प्लास्टिक जो है हर एक घर में, हर एक जगह आपको प्लास्टिक देखने को मिल जाएगा, लेकिन यही प्लास्टिक जो है हम जब उसका मिस यूज करने लगते हैं तो वो प्रदूषण का कारण बनता है। आज जो प्लास्टिक है वो भूमि को, जल को, वायु को, सबको प्रदूषित कर रहा है। इनमें से सभी किसी स्रोत से वायु प्रदूषित नहीं होता है। तो यहाँ पर विचार करेंगे ऑप्शन पर तो मोटर यान, इससे भी गाड़ियों में धुआं निकलता है बहुत ज़्यादा। सिगरेट का धुआं, सिगरेट भी जो है धुआं उसमें से निकल रहा है। श्वसन क्रिया, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया है। औद्योगिक धुआं, कल कारखाने, चिमनी में से जो धुआं निकलता है। तो अगर हम इन सभी ऑप्शनों पर गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि श्वसन क्रिया से वायु प्रदूषित नहीं होती है। ये हमारा ऑप्शन जो है सही है, जबकि मोटर यान से, सिगरेट के धुआं से, औद्योगिक धुआं से हमको वायु प्रदूषित हो जाती है। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया? तो ये स्वच्छ भारत अभियान सरकार के द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। 2 अक्टूबर 2014 जो है, 2 अक्टूबर क्या है? गांधी जी का जयंती है। 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म हुआ था। गांधी जी के जन्म को हम लोग अहिंसा दिवस भी मनाते हैं और इस तिथि को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान, पूरे भारत को स्वच्छ करने के लिए अभियान चलाया गया था, जिसमें मोदी जी और भी बड़े बड़े जो माननीय नेता हैं झाड़ू उठाए थे और सफाई करते हुए आप देख सकते हैं। इसलिए अगर हम लोग सभी लोग अपने घर के आसपास ही सफाई कर दे तो हमारा भारत जो है स्वच्छ हो जाएगा। टाइफाइड बीमारी किसके संदूषण से होता है? टाइफाइड जो बीमारी है वह साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के संक्रमण से होता है। और यह कहां से फैलता है? तो ये जल और भोजन दोनों से होता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों। स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या खाना चाहिए? तो स्वस्थ रहने के लिए हमें पौष्टिक भोजन, साथ ही साथ संतुलित भोजन भी होना चाहिए। अतः ए और बी दोनों होगा। आहार आयोजन के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो आहार आवश्यक के लिए व्यंजन पुस्तिका, रसोइये की विशेषता, पकाने का बर्तन और समय। अब इसमें देखा जाए तो कौन नहीं होना चाहिए? कौन नहीं रहेगा तभी खाना बन जाएगा। तो व्यंजन पुस्तिका शायद ही लोग रखते होंगे, हमारे पास तो नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ खाना तो बनता है, सबके यहाँ बनता है। तो आहार आयोजन के लिए व्यंजन पुस्तिका की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा व्यंजन पुस्तिका ने रेसिपी बुक। रेसिपी बुक क्या है? उसमें खाना बनाने का तरीका दिया रहता है, जो कि हम लोग बचपन से ही सीखते रहते हैं अपने घर में माँ, बहन, भाइयों से या बड़े व्यक्तियों से कि खाना कैसे बनता है। उसके लिए हमें बुक की आवश्यकता नहीं होती है। वही रसोइये की विशेषता से खाना और अच्छा बनता है। रसोइया चाहेगी तो विभिन्न प्रकार की व्यंजनें अच्छे अच्छे से बना सकती है। बर्तन भी होना चाहिए, बिना बर्तन का खाना नहीं बनेगा। पुराने ज़माने में, आदिम ज़माने में मिट्टी के बर्तन में खाना बनता था। और खाना बनाने में समय की भी आवश्यकता, ऐसा तो नहीं कि मारेंगे मंत्र, जादू डालेंगे और खाना बन के तैयार। नहीं, खाना बनाने में समय तो लगता है, इसलिए इसमें आवश्यक नहीं पूछा था। तो व्यंजन पुस्तिका जो है आवश्यक नहीं है। कौन सा पोषक तत्व तो शरीर में नई कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है? तो शरीर में जो नई कोशिका होती है वो प्रोटीन के माध्यम से होती है। शरीर में नई कोशिका का निर्माण प्रोटीन के द्वारा होता है, प्रोटीन के द्वारा। इसका आंसर होगा प्रोटीन। लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो लौह तत्व की कमी से इसमें हम लोग विचार करेंगे, जैसे रतौंधी। तो रतौंधी जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से, बेरी विटामिन B1 यानी विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। खून की कमी, तो खून की कमी एनीमिया की कमी होती है। इनमें से सभी तो होगा नहीं। और हमने बता दिया कि रतौंधी विटामिन ए की कमी से, बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। तो आयरन, लौह तत्व की कमी से खून की कमी होती है और खून की कमी को एनीमिया कहा जाता है। आयरन का जो उपयोग है वो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए किया जाता है, जो आरबीसी सेल में पाया जाता है। यह आरबीसी सेल में पाए जाने वाला एक प्रोटीन है जो कि पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। इसलिए शरीर के लिए लौह तत्व की भी जरूरत है, नहीं तो खून की कमी हो जाएगी।
निम्नलिखित में कौन खाद्य अपमिश्रण का प्रभाव है? तो खाद्य अपमिश्रण मतलब खाने वाले चीज में मिलावट, खाने वाले वस्तुओं में मिलावट। आज देखते हैं लोग अपने लाभ के लिए, पैसे कमाने के लिए खाने वाले वस्तुओं में बहुत सारा चीज मिश्रित कर दे रहे हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक प्रभाव हो रहा है। यहाँ तक कि कभी कभी उससे बीमारियां इतनी बढ़ जाती है कि मृत्यु तक हो जाती है। तो खाद्य अपमिश्रण से दृष्टि हानि यानी आंखों का हमारा लॉस हो जाएगा, आंख का दृष्टि चला जाएगा। आहार तंत्र जो है ये भी बिगड़ जाएगा। यकृत विकार भी हो सकता है। अतः हमारा जो आंसर होगा इनमें से सभी होगा। खाद्य पदार्थों का संरक्षण यानी खाद्य पदार्थों को हम लंबा समय तक कैसे रख सकते हैं? ये प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। इसमें से किसी भी खाने वाले वस्तु को अगर लंबा संरक्षण करना है तो हम उसको सुखा करके, धूप में सुखा करके, चाशनी में यानी चीनी में रख करके, तेल और नमक के द्वारा भी हम उसको पदार्थों का संरक्षण कर सकते हैं। जैसे हम लोग आलू का चिप्स बनाते हैं, आम को छोटा छोटा काट कर खटाई बनाते हैं, और भी सारी वस्तुओं जैसे गोभी का हम लोग काट करके सुखवा देते हैं, तो बहुत ज़्यादा दिन तक वो रहता है। चीनी में रख करके जो अचार होता है, अचार में बहुत ज़्यादा तेल और नमक डाला जाता है, जिससे वस्तुएं जो है लंबी समय तक रह जाती है। एक मार्क निम्न में से ये एक मार्क जो है ये वस्तु की गुणवत्ता को दिखाता है कि वस्तुएं कितनी, उसमें क्या क्वालिटी है, कैसी क्वालिटी है। अगर वस्तु में एक मार्क नहीं है तो समझिए कि वस्तु जो है अच्छी गुणवत्ता वाला वस्तु नहीं है। इसका आंसर एक मार्क होगा। और एक मार्क जो है कृषि उपज ग्रेडिंग और मार्किंग अधिनियम 1937 के तहत विपणन और निरीक्षण निदेशालय द्वारा अनुमोदित करके एक मार्क को इसमें लाया गया था। खाना पकाने की कौन सी विधि सबसे कम स्वास्थ्यप्रद है? तो सबसे कम स्वास्थ्यप्रद इसमें से माने स्वास्थ्य के लिए बहुत ही कम, वो माने मतलब सबसे कम स्वास्थ्यप्रद मतलब ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर किसी खाने को हम गहरा रूप से तल देंगे, बहुत ज़्यादा तेल में तल देंगे, तो उसका जो स्वाद है वो भले ही अच्छा लगे, लेकिन स्वास्थ्य के लिए वो बहुत ही कम स्वास्थ्यप्रद होता है। इसलिए इसका आंसर होगा गहरा तलना। वही इसका और ऑप्शन जो है वो कम स्वास्थ्यप्रद के लिए नहीं है। कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो वसा जो है, वसा यह प्रति ग्राम 9 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन प्रति ग्राम 4 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट भी प्रति ग्राम 4 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। तो इन ऑप्शनों में हम वसा जो है हमारा बिल्कुल ही सही आंसर है, क्योंकि यह प्रति ग्राम 9 कैलोरी ऊर्जा पोषक तत्व जो होते हैं वो 5 प्रकार या 6 प्रकार के महत्वपूर्ण रूप से होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, लवण, खनिज और जल। इसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा जो प्रदान करता है वसा देता है। और कितना करता है? तो प्रति ग्राम 9 कैलोरी देता है। यानी 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी उसमें ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। भोजन पकाने से निम्न में क्या नहीं बदलता है? तो जब हम भोजन को पकाएंगे तो उसमें तो बहुत सारी चेंजिंग आती है। जैसे कच्चा भोजन और पका भोजन में स्वाद में बदल जाएगा, तो स्वाद भी चेंज हो जाएगा, उसका सुगंध भी बदल जाता है, उसके बनावट भी बदल जाता है। जैसे आलू ही है, कच्चा है, उसको बनाएंगे तो काट के बनाएंगे तो उसका बनावट चेंज हो गया। तो इसमें सभी जो क्वेश्चन का आंसर है ए बी सी तीनों बदलता है। अब पूछा है क्या नहीं बदलता है, क्या नहीं बदलता है, यानी कि तो तीनों बदलता है। इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो कि नहीं बदलता है, यानी सब बदलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। आहार आयोजन में कौन सी अवधि सम्मिलित होती है? आहार आयोजन में कौन सी अवधि सम्मिलित नहीं है? कौन सी अवधि सम्मिलित नहीं है? 0 से 6 महीना, जन्म लेने के बाद से 6 महीना। फिर है किशोरावस्था, फिर है वृद्धावस्था। किशोरावस्था ये जो है, किशोरावस्था जो होता है वो 12 से लेकर के 19 वर्ष के बीच की अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। एडोलिसेंट पीरियड इसको बोलते हैं। वृद्धावस्था ओल्ड एज, जो बुढ़ापा में हम लोग 60 वर्ष के बाद वाली स्थिति को वृद्धावस्था माना जाता है। और रोग की अवस्था, जो व्यक्ति पेशेंट हो जाते हैं, इलनेस में आ जाते हैं।
तो इन किशोरावस्था को ध्यान में रख करके, रोग की अवस्था को, वृद्धावस्था को ध्यान में रखकर हम लोग खाना का आयोजन करते हैं, आहार का आयोजन करते हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। लेकिन 0 से 6 महीना के बालक को या शिशु को हमें आहार आयोजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इस उम्र के बच्चे जो होते हैं वो माँ के दूध पर निर्भर होते हैं, यानी कि वो फीडिंग पर निर्भर होते हैं, स्तनपान पर निर्भर होते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग पर वो निर्भर है। इसलिए इस उम्र के बच्चों को आहार आयोजन की आवश्यकता नहीं होती है, यहाँ तक कि उनको पानी तक नहीं पिलाया जाता है। ये माँ का दूध उनके लिए सर्वोत्तम आहार है। खाद्य संचालक के किस पहलू से खाना बनाना प्रभावित नहीं होता है? तो इनमें से जो स्वास्थ्य है, खाद्य संचालक कोई है, स्वास्थ्य, आदतें, स्वच्छता, ये तीनों जो है इससे खाना जो है प्रभावित होता है। तो इनमें से ऐसा करें किससे प्रभावित नहीं होता है? तो इनमें से सभी से प्रभावित मतलब कि होता है। यहाँ पर होना चाहिए कि किस पहलू से खाना बनाना प्रभावित होता है। तो खाना बनाना जो प्रभावित है ये स्वास्थ्य से भी हो सकता है, आदतें से भी हो सकता है, स्वच्छता पे, यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए। खाद्य संचालक किस पहलू से खाना बनाना प्रभावित होता है? तो खाना बनाना स्वास्थ्य से भी प्रभावित हो जाएगा, आदत से भी हो जाएगा, स्वच्छता से भी हो जाएगा, इनमें से सभी होगा इसका आंसर। जैम जेली बनाने में आहार संरक्षण के किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए जैम जेली बनाने के लिए रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक पदार्थों द्वारा जैम जेली को संरक्षण करके बनाया जाता है। भोजन विषाक्त होने का क्या कारण है? भोजन विषाक्त मतलब फूड पॉइजनिंग, यानी कि हमारा खाना जो है जहरीला हो गया है। तो खाना किस स्थिति में जहरीला होता है? जब खाना अधपका हो, बढ़िया से पका नहीं हो, संक्रमित रसोई हो, रसोई में जहाँ पर खाना बन रहा है वो रसोई ही हमारा साफ सुथरा नहीं हो, गंदगी उसमें फैली हो, और पके भोज्य पदार्थ को लंबी अवधि तक, जिसको बासी भोजन कहते हैं, हम बना करके रख देते हैं, सुबह का बनाया हुआ शाम को खाते हैं या 1 दिन 2 दिन के बाद खाते हैं। तो ये सारे जो भोजन होते हैं ये सभी विषाक्त हो सकते हैं, यानी इसमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है, खाने से बीमारियाँ हो सकती है, और ज़्यादा लंबा समय तक खाने तक हमारे शरीर को ये इतना नुकसान पहुंचा देगा कि मौत के कगार पर तक पहुंचा सकता है। तो भोजन विषाक्त होने का ये सारा जो कारण है ये जिम्मेवार है। इनमें से सभी इसका आंसर होगा, इनमें से सभी। निम्नलिखित में कौन सा ISI चिन्हित उत्पाद है? हम लोग जैसे बहुत सारे वस्तुओं पर देखते होंगे, इस तरह से ISI मार्का रहता है। ISI मार्का का क्या मतलब है कि वो वस्तुएं जो है प्रमाणित हो चुकी है कि वो अच्छी क्वालिटी की है। तो ये गैस चूल्हा, जैम, सोना और घी, इसमें से जैम, घी और सोना जो है ISI प्रमाणित करने की जरूरत नहीं होती है। गैस चूल्हा में ISI चिन्हित उत्पाद होता है। कौन अपमिश्रण का एक प्रकार है? अपमिश्रण माने किसी वस्तुओं पर मिलावट करके या फरेब करके, फेक बना करके उसको देना, बेचना। तो यहाँ पर नकली को असली बताकर बेचना, ये अपमिश्रण का ही प्रकार है। बासी को ताजा बताकर बेचना। अब सामान नकली है, पूछते हैं भैया ये सामान कैसा है? तो ये बहुत ओरिजिनल सामान है, एकदम बहुत ही अच्छा सामान है। बासी को ताजा, हम जाते हैं दुकान पे कुछ खाने वाली वस्तु खरीदने के लिए, तो बोलेंगे कि ये ताजा है ना? हाँ एकदम अभी अभी बना है, अभी तो निकालिए रहे हैं, लेकिन जब खाएंगे तो पता चलेगा कि वो 4 दिन पहले का था। गलत लेबल लगाकर बेचना है, नकली सामान का उखाड़ करके लेबल और ओरिजिनल सामान का लेबल लगा देना, ये सभी अपमिश्रण का एक प्रकार है। इनमें से सभी इसका आंसर हो गए। निम्नलिखित में किसका उपयोग दूध में जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो दूध को लंबा टाइम तक रखने के लिए दूध के जीवाणुओं को नष्ट करने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को हम पाश्चुरीकरण करते हैं। और यह इसमें होता क्या है, तो इसमें निश्चित तापमान पर एक निर्धारित अवधि के लिए गर्म करने की प्रक्रिया है। यह दूध को हम निश्चित तापमान पर निर्धारित अवधि के लिए हम गर्म करते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा दूध का जो जीवाणु है वो नष्ट हो जाता है और दूध लंबे समय तक हमारे लिए रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए जो होता है वो गाजर में पाया जाता है।
जबकि आंवला में, नींबू में और संतरा में ये खट्टे फल है और इनमें विटामिन सी पाया जाता है। तो और गाजर में क्या होता है, तो गाजर में बीटा कैरोटीन होता है, तो विटामिन ए पाया जाता है गाजर में। प्रत्येक व्यक्ति के लिए कौन सा आवश्यक आहार होता है, कौन सा आहार आवश्यक होता है, तो संतुलित आहार जो होता है प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है। संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और पानी ये सब शामिल है। संतुलित आहार क्यों चाहिए? उचित शारीरिक विकास, ऊर्जा और स्वास्थ्य के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व संतुलित आहार के अंतर्गत आते हैं। निम्न में कौन पौधे का खाने योग्य भाग है? तो पौधे का खाने वाला भाग बीज भी होता है, पत्ता भी होता है, फूल भी होता है। हम बहुत सारे अनाज जो है उसका बीज खाते हैं, चना खाते हैं, मटर खाते हैं, सेम का बीज खाते हैं। पत्ता भी जैसे हम लोग खा रहे हैं, साग खा रहे हैं, पत्ता गोभी खा रहे हैं, उसका नाम है पत्ता गोभी। और पालक का साग जिसे पता है, फूल बहुत से जैसे कद्दू का, ये सब बहुत सारे वस्तुएं हैं जिसका हम फूल खाते हैं। तो ये खाने वाले भाग इनमें से सभी है पौधे का। बीसीजी का टीका का नवजात को कौन सी बीमारी बचाता है? तो बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बेसिल कालमेट ग्यूरिन, और यह जो बचाता है तपेदिक यानी कि टीबी से बचाता है, ट्यूबरकुलोसिस इसका बीमारी का नाम है। तपेदिक बीसीजी का टीका नवजात को लगाया जाता है जो जन्म लिया है। प्रसव उपरांत देखभाल का उद्देश्य किसकी मृत्यु को रोकना है? तो तुरंत प्रसव उपरांत उसका देखभाल किया जाता है, तो नवजात का और माता का दोनों का जो है देखभाल किया जाता है। तो ए और बी दोनों इसका आंसर होगा। भ्रूण में सबसे पहले विकसित होने वाला अंग कौन सा है? तो भ्रूण जब होता है माँ के गर्भाशय में विकसित, तो सबसे पहले उसका हृदय जो है वो अंग आता है। उसके बाद हृदय के बाद बाकी सब जो अंग है, सिर है, धड़ है, ये सब पैर, ये सब बाद में होता है। सबसे पहले हृदय विकसित होता है। माँ का दूध बच्चे को क्या प्रदान करता है? तो माँ का दूध बच्चे के लिए संपूर्ण आहार होता है और संतुलित और पौष्टिक आहार भी माना जाता है। तो प्राकृतिक प्रतिरोध क्षमता, सुरक्षा एवं स्नेह, यानी कि ये दोनों होगा। माँ का दूध बच्चे को ये दोनों प्रदान करता है, प्राकृतिक प्रतिरोध क्षमता, सुरक्षा एवं स्नेह। पैंतालीस नंबर क्वेश्चन है, गांव में मातृ एवं शिशु केंद्रों का क्या कार्य है? ये मातृ एवं शिशु केंद्र का मतलब आंगनवाड़ी से है। तो इसके लिए शिशु का देखभाल, शिक्षा, गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव की जानकारी और परिवार नियोजन संबंधी जानकारी, ये सभी उसका कार्य है मातृ एवं शिशु केंद्रों का। चेक की वैधता अवधि है। चेक की वैधता अवधि जिस डेट में चेक कटा गया, मान लीजिए कि आज की डेट में जो कटा गया, तो उसकी वैधता अगले 3 महीने तक होती है। पहले इसका जो होता था वो 6 महीने का होता था, लेकिन अब ये 6 महीना खत्म हो गया है। चेक की वैधता अवधि 3 महीने है। आंतरिक सजा किसकी अभिव्यक्ति है? तो आंतरिक सजा जो है वह तीनों इसमें होना चाहिए, क्योंकि आंतरिक सजा जो है रुचि होना चाहिए, कौशल होना चाहिए, धन का सदुपयोग भी होना चाहिए। इनमें से सभी इसका आंसर होगा, इनमें से सभी। निम्न में कौन मौद्रिक आय है? मैंने हम किसके माध्यम से हम मौद्रिक आय, मैंने हम पैसा इनकम कर रहे हैं, तो ब्याज, इसका आंसर ब्याज होगा। ब्याज से हम मौद्रिक इनकम प्राप्त करते हैं। नौकर की सुविधा, अगर नौकर रखे हैं तो हम नौकर को हम क्या कर रहे हैं, वो पैसा दे रहे हैं। श्रम कर रहे हैं तो हम उस तरह से हम मेहनत कर रहे हैं, तो ये हमारा आय, मौद्रिक आय नहीं हुआ। मकान का किराया भी मौद्रिक आय में नहीं आएगा, क्योंकि हम उसको दे रहे हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा आपका इनकम है, तो ब्याज से हमको इनकम प्राप्त होगा। पैसा आप दे सकते हैं, किसी इंटरेस्ट में बैंक में जमा करेंगे या किसी व्यक्ति को देंगे, तो उससे जो इंटरेस्ट प्राप्त होगा वो मौद्रिक आय के अंतर्गत आता है। कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो प्लास्टिक मुद्रा के रूप में इसमें बाकी अगर देखेंगे तो इसमें कोई चेक जो है कागज का ही होता है, ड्राफ्ट भी कागज का होता है, और ये कागजी नोट तो कागज लिखा ही है। लेकिन हमको प्लास्टिक मुद्रा, एटीएम जो कार्ड होता है वो प्लास्टिक का होता है,
एटीएम कार्ड को प्लास्टिक मनी बोला जाता है। इसमें 16 डिजिट का नंबर होता है, नाम होता है, उसकी वैधता होता है और किसी भी एटीएम से जा कर के हम पैसा निकाल सकते हैं या जमा भी कर सकते हैं। दोनों सुविधाएं एटीएम में दी जाती है। निम्न में कौन पारिवारिक आय है? तो पारिवारिक आय मतलब फैमिली इनकम, इसमें से कौन आएगा? तो मौद्रिक आय, वास्तविक आय और इन दोनों प्रकार की आय से प्राप्त संतुष्टि या मनोवैज्ञानिक लाभ जो है वो मानसिक आय है। तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। कौन सबसे सुरक्षित निवेश है? तो सोना में निवेश, घर में निवेश, जमीन में निवेश, ये तीनों निवेश जो है ज़्यादा कम हो सकता है, माने हमको उसका रेट ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ये घटता बढ़ता रहता है। जबकि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र जो है, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, ये निवेश कभी घटता नहीं है, ये हमेशा जो है बढ़ता रहता है। बचत का मतलब क्या होता है? तो बचत का मतलब होता है खर्च के बाद की बची राशि। जैसे हमको 50,000 रुपया मिला और मैं उसमें 40,000 रुपया खर्च कर दिया, तो उसके बाद जो 10,000 बच गया वो हमारा बचत हो जाएगा। तो खर्च के बाद की राशि को हम लोग बचत कहते हैं और इसका सूत्र है बचत बराबर कुल आय माइनस कुल व्यय। कुल आय में से कुल व्यय घटा देंगे तो बचत निकलेगा। पवित्रता, शुद्धता और शांति का प्रतीक कौन सा रंग है? उजला रंग जो है पवित्रता, शुद्धता और शांति का प्रतीक है। किसकी दैनिक आधार पर आवश्यकता नहीं होती है? तो दैनिक आधार का मतलब कि प्रतिदिन, डेली रूटीन में कौन शामिल नहीं है? तो डेली रूटीन में झाड़ू लगाना भी शामिल है, पोछा लगाना शामिल है, झाड़ना, हम कोई चीज़ झाड़ते हैं, बिस्तर झाड़ते हैं या अपने कपड़ा झाड़ते हैं, कोई चीज़। मकड़ी के जालों की सफाई, तो ये मकड़ी के जालों की सफाई डेली नहीं की जाती है। अगर कोई करता है तो समझिए एक अपवाद के रूप में है। मकड़ी के जालों की सफाई लोग एक सप्ताह पर या संडे के दिन करते हैं, तो ये डेली रूटीन में शामिल नहीं है। नारंगी रंग किन दो रंगों को मिलाकर बनाया जाता है? तो नारंगी जो रंग है यह द्वितीयक रंग है, नारंगी रंग। और ये जो दो रंग कौन कौन है? तो लाल और पीला को मिला करके नारंगी रंग बनाया जाता है। प्राथमिक रंग में आते हैं लाल, हरा और नीला। तो ये तीन जो है प्राथमिक रंग, प्राइमरी कलर है लाल, हरा और नीला जो है ये प्राथमिक रंग के अंतर्गत आते हैं। लाल, हरा और नीला जो रंग है ये प्राथमिक रंग है। इन्हीं रंगों से मिलाकर बहुत सारा रंग बनाया जाता है। तो नारंगी रंग लाल और पीला मिलाकर बनाया जाता है। सजावट गृहिणी के किस गुण का परिचायक है? कोई भी गृहिणी जो हाउस वाइफ होती है उनका एक गुण होता है सजावट, वो घर को सजा कर रखती है। तो ये उनका सूझबूझ और सुरुचि एवं सुदृढ़ता, ये सभी इनका जो है गुण का परिचय। फिजूल खर्ची नहीं है, सजावट जो है वो फिजूल खर्ची में नहीं आएगा। सूझबूझ और सुरुचि एवं सुदृढ़ता जो होगा इसका आंसर होगा। कौन सा निवेश मृत्यु के बाद भी सुरक्षा देता है? LIC का एक कोटेशन सुने होंगे, LIC का जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। तो जीवन के बाद यानी मृत्यु, तो मृत्यु के बाद भी सुरक्षा देता है जीवन बीमा। लाइफ इंश्योरेंस जो होता है वह जीवन के बाद भी हमको सुरक्षा देता है। कौन सा मानवीय संसाधन नहीं है? मानव का ये इसमें कौन जो है संसाधन नहीं है? तो मानव का संसाधन इसमें से मुद्रा नहीं है। ये मानवीय संसाधन के मानव के द्वारा जो कार्य हो रहा है वह मानवीय संसाधन में आ जाएगा। तो मानव के द्वारा मानव में ऊर्जा आ जाएगी, समय होगा, कौशल होगा, ये सभी इसके संसाधन हैं। लेकिन हमको पूछा कि नहीं है, तो नहीं है तो इसका आंसर है मुद्रा। ये मानवीय संसाधन में नहीं आता है मुद्रा। तो इसका आंसर होगा डी, मानवीय संसाधन मुद्रा नहीं है।
किसे रेशों की रानी के नाम से जाना जाता है? तो रेशों की रानी जो है रेशम को कहा जाता है, रेशों की रानी। कोकून से कौन सा रेशा प्राप्त होता है? कोकून से रेशम प्राप्त होता है। कोकून जो होता है शहतूत के पत्ते पर कोकून का विकास होता है और उसी से रेशम प्राप्त किया जाता है। ऊन के रेशे में होता है, ऊन के रेशों में कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, इनमें से सभी होता है। ऊन के रेशों में इनमें से सभी होता है। ऊन क्या है? तो ऊन एक फाइबर, एक प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर है जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के अलावा हाइड्रोजन और सल्फर भी होता है। कपास, लिनन, रेशम और ऊन किसके उदाहरण है? ये उदाहरण है प्राकृतिक रेशे के। प्राकृतिक रेशे वो होते हैं जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं। मानव निर्मित रेशे या कृत्रिम रेशे भी इनको कहते हैं। मानव निर्मित या कृत्रिम रेशे, ये मानव के द्वारा प्राकृतिक रेशों से रासायनिक विधि के द्वारा तैयार किया जाता है। किसे प्लैंकेट कहा जाता है? प्लैंकेट 63 नंबर सवाल है, किसे प्लैंकेट कहा जाता है? तो प्लैंकेट बटन की पट्टी को प्लैंकेट कहा जाता है। बटन की पट्टी को, जैसे ये ऐसे मान लीजिए एक शर्ट है, ये शर्ट है, यहाँ पर जो बटन की पट्टी होती है, यहाँ पर जिसमें बटन लगाया रहता है, तो जो बटन की पट्टी होती है, बटन की पट्टी, उसको प्लेकेट कहा जाता है। प्लेकेट। कौन सी रेखा लंबाई की आभासी रेखा है? लंबाई की आभासी रेखा है खड़ी रेखा। खड़ी रेखा लंबाई की आभासी रेखा है। ये जो दिया गया है क्षैतिज रेखा, क्रॉस रेखा, वक्र रेखा, ये सब आभासी नहीं है। वस्त्रों का चयन एवं खरीदारी निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो कोई भी कपड़ा लेने जाते हैं, हम देखते हैं कि कपड़े का क्वालिटी कैसा है, कपड़े की सुंदरता और आकर्षण कैसा है, दिखने में कैसा लग रहा है, कपड़े का मूल्य कितना है, क्योंकि बजट के अंदर हम लोग रेंज के अंदर ही कोई कपड़ा खरीदते हैं। तो ये सभी बातें कपड़े के चयन और खरीदारी पर निर्भर करता है। ये सभी, इनमें से सभी होगा। सामान खरीदते समय क्या सबसे महत्वपूर्ण है? तो सामान जब भी हम खरीदें तो उसका रसीद भी लेना ना भूले, गारंटी कार्ड भी होना चाहिए, वारंटी कार्ड भी होना चाहिए। तो ये सभी इसमें महत्वपूर्ण है सामान खरीदते समय। कौन वस्त्रों की गुणवत्ता का चिन्ह है? तो वस्त्रों की गुणवत्ता का चिन्ह, हम वस्त्र की गुणवत्ता कैसे देखते हैं? कोई भी देखेगा वस्त्र की सिलाई कैसी हुई है, बंधक उसका कैसा है, अस्तर लगे हैं कि नहीं लगे हैं। तो वस्त्रों की गुणवत्ता का ये सभी जो है आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा कीड़ा कपड़ों के नुकसान पहुंचाता है? एक ऐसा कीड़ा है जो कपड़े को खा जाता है और उससे कपड़े हमारे बर्बाद हो जाते हैं। उस कीड़े का नाम है सिल्वर फिश। सिल्वर फिश जो है कपड़े को नुकसान पहुंचाता है। बाकी जो ऑप्शन है वो कपड़े को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तिलचाटा है, ये नमी वाले जगह पर ज़्यादा पाया जाता है, जहाँ पर नमी इसको मिलेगी। किसी वस्तु के पेंदी में जाकर ये छिपे रहते हैं। मक्खियाँ, जो कि ये भोजन को नुकसान पहुंचाती है, किसी वस्तु को ये प्रदूषित कर देती है। खटमल जो होते हैं, जो खाट होता है उसके अंदर ये होते हैं और वहाँ पर सोने पर ये काटते हैं और ये खून चूसते हैं। कौन वस्त्रों पर लगे धब्बों को छुड़ाने की विधि नहीं है? तो कपड़ा पर अगर कोई धावा लग जाएगा तो किस विधि से हम छुड़ाएंगे? तो पहले जानेंगे कि ये रासायनिक विधि, रासायनिक केमिकल डाल करके, चूसक विधि, घोलक विधि, किसी वस्तु को पानी में घोल करके उसको कपड़े के। भौतिक विधि के द्वारा हम कपड़े के धब्बे को नहीं छुड़ा सकते हैं। भौतिक विधि का मतलब हो गया कि आप हाथ से उसको साफ करके या पानी से या नॉर्मल जो वॉशिंग पाउडर है उसको लगा करके हम नहीं साफ कर सकते हैं। तो कौन सी विधि नहीं है? तो ये भौतिक विधि इसका दाग धब्बा छुड़ाने का विधि नहीं है। इस
मानव की मूल आवश्यकता नहीं है, मानव की मूल आवश्यकता नहीं किया जा रहा है। तो मानव की मूल आवश्यकता में देखिएगा तो प्राचीन काल से चला आ रहा था कि मनुष्य की मूलभूत 3 आवश्यकताएं होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी का मतलब है भोजन, कपड़ा का मतलब है वस्त्र और मकान का मतलब है आवास। और आज के संदर्भ में एक दो चीजें और जोड़ी गई है, शिक्षा और स्वास्थ्य। ये पांचों बहुत जरूरी है। तो मानव की मूल आवश्यकता में ये सब चीजें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य। मनोरंजन हमारा जो है चाहत या गौण आवश्यकता है, इसके बिना हम जी सकते हैं, ये मूल आवश्यकता में नहीं आता है। तो मनोरंजन मूल आवश्यकता नहीं आता है, इसलिए इसका आंसर होगा यही। बाकी जो है मूल आवश्यकता भोजन, वस्त्र और आवास, ये सभी आते हैं। हमने इस कड़ी में 70 प्रश्नों को देखा और इसके साथ ये जो वीडियो है समाप्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारा इस वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।